वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक और न्यू टॉपिक जो है नस्ट इक्वेशन। बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर टॉपिक्स की बात करें हम क्या क्या कवर करेंगे आज, तो नस्ट इक्वेशन मेन है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट का। नस्ट इक्वेशन में मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, बहुत सी डिटेलिंग आगे आपको मिलेगी। सबसे पहले हम डेरिवेशन देखेंगे, देन हम एप्लीकेशंस देखेंगे नस्ट इक्वेशन की। इसमें भी काफ़ी चीज़ है, लेकिन मेन अगर मैं बात करूं तो पहले हम देखेंगे कि किसी भी टाइप के रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के लिए अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। अगर आपको सेल रिएक्शन गिवन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, इन पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने जा रहा है। इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम नस्ट इक्वेशन को समझें, उसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है कि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो एक्टिविटी की। तो आइए पहले देखते हैं एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को। देखिए, एक्टिविटी हमारे पास होती है एक आयन की इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, एक इलेक्ट्रोलाइट की इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहना चाहते हैं सर, ध्यान से सुनिए। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जिससे हम जब वाटर में डिज़ोल्व करें या मेल्ट करें तो वो आयंस में सेपरेट हो जाए। तो क्या देखा गया, जब एक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिज़ोल्व किया और वो आयंस में सेपरेट हुआ तो जो आयंस की इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन थी वो डिफरेंट पाई गई उन आयंस की एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन से। ऐसा क्या हुआ? देखिए, जब वो आयंस में सेपरेट हो गए, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर आयन की बात करूं तो उसका मोशन उसके आसपास वाले आयंस की वजह से इफेक्ट होगा कि नहीं, हिंडर्ड होगा कि नहीं। डेली लाइफ एग्जांपल से समझिए। एक स्विमिंग पूल है, एक तो है कि आप अकेले ही स्विम कर रहे हैं तो आपके पास इंडिपेंडेंस है, आप किसी भी डायरेक्शन में स्विम कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर एट द सेम टाइम और भी लोग प्रेजेंट हैं जो स्विम करने वाले हैं, तो आई थिंक आपके पास उतनी इंडिपेंडेंस नहीं रही स्विम करने की एज़ कम्पेयर टू जब आप अकेले थे। तो यही बात यहाँ पर आयंस के केस में है कि एक पर्टिकुलर आयन का मोशन उसके आसपास वाले आयंस की वजह से भी इफेक्ट होगा। इसी कारण से जो आयंस की इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग पाई गई उनके एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन से, और इसी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं एक्टिविटी, एक आयन की या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कह लीजिए एक सोल्यूशन में। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। The effective concentration of an ion or the electrolyte in a solution is called its activity। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से। अगर आपसे कोई कहे कि एक्टिविटी का फॉर्मूला बताइए तो आप कहेंगे कि एक्टिविटी प्रोडक्ट होती है एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा का एंड मोलैलिटी का। मोलैलिटी बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बता रही है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, वेयर गामा इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, एम इज मोलैलिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब मैं वन में थोड़ी रीअरेंजमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं गामा यहाँ से निकालना चाहूँ जो कि मेरे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट है, तो गामा इक्वल आएगा स्मॉल a डिवाइडेड बाय स्मॉल m के। स्मॉल a यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी, स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी यानी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आपसे कोई कहे कि एक्टिविटी कोफिशिएंट को डिफाइन कीजिए तो आप इजीली डिफाइन कर देंगे कि ये हमारे पास रेशियो है किस किस चीज़ का, एक्टिविटी कोफिशिएंट का और मोलैलिटी का, जो कि एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन बताता है सॉल्यूशन की। यही बात यहाँ है। हेंस एक्टिविटी कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्टिविटी टू द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी भी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट भी। अब इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आते हैं। यहाँ से मल्टीपल चॉइस या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन ईजिली फ्रेम हो सकता है। अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशंस की, यानी बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास हो, तो उस केस में जो एक्टिविटी है वो इक्वल हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन के मोलैलिटी के। तो अगर दोनों इक्वल हो गए तो कैंसिल होकर यहाँ पर 1 आएगा, तो गामा इक्वल हो गया 1, तो गामा 1 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सर अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस ना हो तो क्या तब भी गामा 1 होगा? जी नहीं, रियल सॉल्यूशन के लिए गामा 1 के इक्वल नहीं होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी आपको लिखनी है।
आपकी और हमारी बात हुई कि इलेक्ट्रोलाइट आयंस में सेपरेट हो जाता है जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में। तो अगर आयंस की एक्टिविटीज़ का प्रोडक्ट लें तो अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी ही तो देगा। तो यही यहाँ पर है, द एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस। अगर बात करें यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पर डिसोसिएशन के बाद हमें दो आयंस मिले, जैसे NaCl से हमें मिलेंगे Na+ एंड Cl- और उन पर चार्ज हो 1, Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1। मैग्नीट्यूड की बात करूँ यानी चार्ज को इग्नोर करें तो 1 ही चार्ज है, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो उन आयंस की एक्टिविटी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या दे देगा, जो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं आगे, आप इतना नोट करें। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर देखें तो इंडिविजुअल आयन की एक्टिविटी को डिटरमाइन करना हमारे लिए इजी नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई मीन आयनिक एक्टिविटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, स्मॉल a के सब्सक्रिप्ट में प्लस और माइनस। अगर बात करें यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की तो उस केस में मीन आयनिक एक्टिविटी होगा एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के रूट के, और इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी किसके इक्वल है, उनके आयंस की एक्टिविटीज के प्रोडक्ट के, यानी A+ इंटू A- एंड इसका रूट हो गया। इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। इसी तरीके से हम मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं, यानी गामा सब्सक्रिप्ट में प्लस माइनस। अगर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो गामा प्लस माइनस यानी मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट हो जाएगा। सिमिलर इस तरीके से बस एक्टिविटी को यहाँ रिप्लेस कर दिया गया है। इधर गामा प्लस एंड गामा माइनस थे, यहाँ था A+ रे माइनस, रूट में आ गया इक्वेशन 5। अब हमने इक्वेशन 1 में देखा है एक्टिविटी इक्वल होता है गामा m के इक्वल, स्मॉल m के है मोलैलिटी। तो ये प्लस वाले के लिए लिखा, ये माइनस वाले के लिए लिखा, इन दोनों को उठा करके इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो A+ की जगह गामा प्लस m प्लस, गामा प्लस m प्लस, A- की जगह गामा माइनस m माइनस, गामा माइनस m माइनस, दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब क्लियरली यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए m+ इक्वल m- को हमने स्मॉल m मान लिया। स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी। सिर्फ यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोल रहे हैं। और जो हमारे पास गामा प्लस इक्वल टू गामा माइनस को इक्वल हमने मान लिया मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा प्लस माइनस के। अब इसे हम इधर रखेंगे m+ इंटू m-, दोनों को m से रिप्लेस किया है, यानी m इंटू m स्क्वायर आ गया। गामा प्लस इंटू गामा माइनस, दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट से, यानी मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट इंटू मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर दोनों स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास a आ जाएगा m² गामा प्लस माइनस स्क्वायर के। इसे मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 6। आई थिंक हमारे लिए सफिशिएंट होगा नस्ट इक्वेशन में जो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होगा उसको समझने के लिए। आप इतना नोट करें, देन हम चलते हैं नस्ट इक्वेशन की तरफ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नस्ट इक्वेशन को। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। एट द एंड जब हम चल रहे होंगे तो आप बिल्कुल इजीली हैंडल कर रहे होंगे नस्ट इक्वेशन को और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस होगी। ध्यान से सुनिएगा, पहले समझेंगे देन आप नोट करेंगे। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक सेल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल सेल हमने लिया हुआ है और वो जनरल इक्वेशन है स्मॉल a कैपिटल A। स्मॉल a क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्लस में स्मॉल b कैपिटल B। ऐसे ही ये चल रही है रिएक्शन, आगे चलकर स्मॉल x इंटू कैपिटल X प्लस में स्मॉल y इंटू कैपिटल Y, प्रोडक्ट वाली साइड हमारे पास आ गई। इसी तरीके से आगे रिएक्शन चल रही है। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज लिखना हो तो थर्मोडायनेमिक्स से हम कैसे लिखते हैं, अगर ये नहीं भी पता तो भी कोई इशू नहीं आने वाला है आपको नस्ट इक्वेशन समझने में। फॉर द टाइमिंग इतना सुने जितना मैं आपको बता रहा हूँ। फ्री एनर्जी चेंज अगर मुझे इस टाइप की रिएक्शन के लिए लिखना है तो वो होगा ΔG इज इक्वल टू ΔG0 प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ x रेज टू पावर स्मॉल x, जो भी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसी तरीके से एक्टिविटी ऑफ कैपिटल Y रेज टू पावर स्मॉल y डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ कैपिटल A टू द पावर स्मॉल a इंटू एक्टिविटी ऑफ कैपिटल B टू द पावर स्मॉल b। एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट अब आपको पता है। यहाँ पर ΔG0 की अगर मैं बात करूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को। ΔG फ्री एनर्जी चेंज, ΔG0 मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पर जब हमारे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, तब की बात हो रही है। इसी तरीके से स्मॉल a के सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A, स्मॉल a के सबस्क्रिप्ट में कैपिटल B, ये रिप्रेजेंट कर रहा है
कैपिटल ए कैपिटल बी की एक्टिविटीज़ को रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को भी बोल सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ हैं किसी भी स्टेट पर सिर्फ स्टैंडर्ड स्टेट को छोड़ करके, यानी जब हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 बार हो या 1 एटमॉस्फेयर हो। अब जब हमने डेल्टा जी की कैलकुलेशन की थी, वहाँ पर हमने देखा था कि जो डिक्रीज़ आया था फ्री एनर्जी चेंज में वो आया था NFE के इक्वल। नहीं ध्यान है, कोई इशू नहीं है, फॉर द टाइमिंग इतना ध्यान रखें। यहाँ पर n क्या है कि एक सेल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ये तो बिल्कुल आप इजी तरीके से देख लेंगे जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से है। f क्या है, फेराडे, जिसकी वैल्यू अपने पास होती थी 96500 कूलम्स। e क्या है, EMF ऑफ द सेल। इसी तरीके से अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट के लिए लिखूंगा तो माइनस के डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू NF E नोट। E नोट क्या है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मैं डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आइए वो देखते हैं। अब इक्वेशन 1 हमारे पास बन गई, माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NF E नोट प्लस में RT नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटीज़ की जो हमारे पास टर्म थी। अब मैं माइनस के NF को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, यहाँ पर बचा E, माइनस NF से माइनस NF कैंसिल, यहाँ प्लस RT था डिवाइडेड बाय माइनस के NF, तो माइनस के NF यहाँ पर आ गया, नेचुरल लॉग एक्टिविटीज़ की टर्म एज इट इज़। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन, जिसकी हेल्प से हम सेल के EMF को कैलकुलेट करते हैं। अब नोट डालकर देखिएगा कि जब हमारे पास कंसंट्रेशंस ज़्यादा हाई ना हो तो हम एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशंस के साथ। इस केस में जो नर्स्ट इक्वेशन होगी वो बनेगी E इज इक्वल टू E नोट माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x टू द पावर स्मॉल x, कंसंट्रेशन ऑफ y टू द पावर स्मॉल y, कंसंट्रेशन A टू द पावर स्मॉल a, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर स्मॉल b। ये उसी जनरल इक्वेशन के लिए हम लिख रहे हैं जो हमने शुरुआत में मेंशन की थी। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, आगे बहुत हेल्प करेगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, खासकर कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 में हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो कंसंट्रेशन है प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड या फिर प्योर गैस की, उससे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूनिटी लेंगे। इन इक्वेशन 4 and 5 द एक्टिविटीज़ और द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्योर लिक्विड्स एंड प्योर सॉलिड्स और गैसेज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर टेकन एज यूनिटी। अभी नोट करें, आगे चलकर जब आप हम अप्लाई करेंगे आपको ईजिली क्लियर होंगी ये चीज़ें। चलिए, अभी तो हमने एक जनरल रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, अब हम डैनियल सेल के लिए लिखते हैं। डैनियल सेल में हमारे पास जो हाफ सेल रिएक्शंस रहती हैं वो ये हैं, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन, ये हो गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर फॉर्म किया यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन हुआ। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, राइट हैंड साइड में जिंक 2 प्लस प्लस में कॉपर। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 2। ये वो चीज़ है जब हमने माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE लिखा था, n को हमने बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है सेल रिएक्शन में, वो इनकी बात थी। अब नर्स्ट इक्वेशन में लिखें अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, E नोट माइनस RT अपॉन NF, n हो गया यहाँ पर 2, नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट में जो है उनकी एक्टिविटी ऑफ Zn2 प्लस, रेज टू पावर इतना कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। कॉपर की एक्टिविटी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में जो है उनकी एक्टिविटीज़, जिंक की एक्टिविटी और साथ में कॉपर 2 प्लस की एक्टिविटी। अब याद करें अभी आपकी और हमारी बात हुई थी कि एक्टिविटी अगर हम बात करें प्योर सॉलिड की, लिक्विड या गैस की, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम यूनिटी लेंगे। पुटिंग द एक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू यूनिटी, दैट इज कॉपर की एक्टिविटी एंड जिंक की एक्टिविटी इज इक्वल टू 1, 6 हमारे पास बन गया। इज इक्वल टू E नोट माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2 प्लस। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करना चाहूँ एक्टिविटी को, यूजिंग कॉन्सेंट्रेशंस इन प्लेस ऑफ एक्टिविटीज, इक्वेशन 7 बिकम इज इक्वल टू E नोट माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस। इसे मान लें इक्वेशन नंबर 8। आई थिंक अब डाउट नहीं रह गया होगा, पहले हमने जनरल के लिए लिखा था, अब हमने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया, तो आप इसे नोट करें। देन हम देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन की वेरियस फॉर्म को या एप्लीकेशंस को कह लीजिए। चलिए आगे देखते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। देखिए ये जनरल इक्वेशन हमारे पास है। अब आप इजीली इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं
is equal to E naught minus RT upon NF natural log of concentration of x to the power small x, concentration of y to the power small y। इसी तरीके से आप रिएक्टेंट्स के लिए लिख देंगे। अगर ये है मेरे पास नेचुरल लॉग, अगर इसे मैं log टू द बेस 10 लिखना चाहूँ तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ 2.303, तब ये log में कन्वर्ट हुआ। इसका बेस है 10 और नेचुरल log में बेस हमारे पास होता है ई, तो ये आ गया log। आगे जो भी है कंसंट्रेशन टर्म्स हमने लिख लिए, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी केल्विन में बात करूँ तो 298 केल्विन पर एफ की मैं वैल्यू रखूँ 96500 कूलम्स, आर की वैल्यू रखूँ जो गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये आ जाएगी इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसनट्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, कंसनट्रेशन ऑफ वाई टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ए टू द पावर ए, कंसनट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। इसके लिए ये इक्वेशन आ जाएगी। हम न्यूमेरिकल्स में फ्रीक्वेंटली यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है कि हमें सेल को रिप्रेजेंट करना है, जो कि हाफ सेल रिएक्शंस हमारे पास गिवन है। मैग्नीशियम से Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हमें दे दी। ये एक हाफ सेल रिएक्शन है, इसका EMF स्टैंडर्ड EMF हमें गिवन है। Sn2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Sn फॉर्म किया, टीन फॉर्म किया। इसका जो स्टैंडर्ड EMF है वो है -0.136 वोल्ट्स। हमें कैलकुलेट करना है EMF सेल का 25 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे पहले तो हमें कहा गया है कि सेल को रिप्रेजेंट करो। देखो सेल को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इधर लिखना है आपको एनोड यानी जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी, बीच में है सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर लिखना है आपको कैथोड यानी जिस पर रिडक्शन हो रही होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन का, तब 2 प्लस चार्ज आया, तो हमने Mg से Mg2 प्लस लिखा, ये हमें गिवन है। Mg से Mg2 प्लस ऑक्सीडेशन वाले लिख ली। यहाँ पर कैथोड है, इस पर रिडक्शन वाला लिखना है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Sn2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn फॉर्म किया, इसे हमने यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो अपने पास हो गए सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं कि EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमसे कहा गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर EMF को कैलकुलेट करना, तो नस्ट इक्वेशन हमें पता है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है जनरल रिएक्शन की उस हिसाब से लिख देंगे। गिवन क्या है, स्टैंडर्ड EMF Mg से Mg2 प्लस मतलब ऑक्सीडेशन वाला, Sn2 प्लस से Sn मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। अब दोनों हाफ सेल है, ऐड करेंगे तो कंप्लीट सेल का EMF आ जाएगा स्टैंडर्ड, तो सेल का स्टैंडर्ड EMF दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ गया 2.204 वोल्ट्स। अब ये रिएक्शन हमें गिवन थी। ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम इसे ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, Mg प्लस में Sn2 प्लस इनके कंसंट्रेशन गिवन है Mg2 प्लस 0.01 मोलर प्लस में 10। अब ये आ गई ओवरऑल रिएक्शन जैसे हम जनरल रिएक्शन लिखते थे। अब इसके लिए आपको ऐसे लिखना होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया 2.204 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं 2, तो n को रख दिया 2 यहाँ पर, लॉग x टू द पावर x y टू द पावर y। प्रोडक्ट में देखो Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन साथ में 1 है तो 1 रेज कर दिया। अब आप कहेंगे कि Sn की कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके कि प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और प्योर गैस की 1 एटमॉस्फेयर पे हमें कंसंट्रेशन यूनिटी लेनी है, तो हम इसे नहीं लिख रहे। इसी तरीके से यहाँ पर Mg नहीं लिखेंगे डिवाइड में, Sn2 प्लस की कंसंट्रेशन लिखेंगे। पुट कर दो, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, Sn2 प्लस की कितनी है 0.1। आगे थोड़ा सोल्व करेंगे, 2.204 डिवाइड करेंगे 2 से आएगा 0.02955 लोग, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 है, इसे मैं 10 इनवर्स लिख सकता हूँ, जैसे 1/a को मैं a टू द पावर -1 लिखता हूँ, 1/10 को 10 की पावर -1 लिखा। अब इसे मैं आगे ला सकता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, जैसे log m टू द पावर n है, इससे मैं लिख सकता हूँ n log m। इसी तरीके से log 10 टू द पावर -1, 10 है यहाँ पर m और -1 है n आगे आएगा यानी -1 log 10। log 10 टू द बेस 10 होता है 1, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास -1 बच गया। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.22355 वोल्ट्स।
क्लियर। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लेंथी एग्जाम्पल है, लेंथी नहीं है, आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है, वरना 2 लाइनों का क्वेश्चन है। सिर्फ अपने को हाफ सेल रिएक्शन गिवन थी, उन्हें ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन लिखी, जिसकी हेल्प से हम ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं। ईएमएफ स्टैंडर्ड आपको गिवन था, आपने सिर्फ ऐड करना था, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी। एन आप देख रहे हैं 2 है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। क्लियर, तो आप इसको नोट करो, देन हम सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए सेकेंड फॉर्म देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स को कवर किया था। किसी भी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड को आपको दे दे कैलकुलेट करना ईएमएफ, आप यही यूज़ करेंगे। क्या है पहला स्टेप, ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है, आप न्यूमेरिकल करोगे एकदम करोगे। स्टेप 1, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एज रिडक्शन रिएक्शन। आपको जो रिएक्शन गिवन होगी इलेक्ट्रोड की, उसको रिडक्शन फॉर्म में लिखना होगा। मतलब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस रिएक्शन में हमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। कैसे है, निश्चिंत हो जाओ, आगे देखेंगे। फॉर द टाइमिंग इतना समझें। ऑक्सीडाइज स्टेट लिखेंगे, उसमें एन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस स्टेट, आगे देखना। फॉर द टाइमिंग इतना देखो। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना हो रिडक्शन वाला, वो होगा E इज इक्वल टू E0 प्लस RT अपॉन NF। नेचुरल लॉग ऑफ, ऊपर होगा ऑक्सीडाइज स्टेट, नीचे होगा रिड्यूस्ड स्टेट। नेचुरल लॉग है, अगर लॉग टू द बेस 10 में करना है तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो गिवन है पहले लिख लो। एट दिस टेम्परेचर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। हमें क्या क्या गिवन है, कैलकुलेट करना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, टेम्परेचर गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मिल गया कॉपर का 0.3 वोल्ट। एज्यूम कॉपर सल्फेट टू बी कम्प्लीटली आयोनाइज, टेक द एक्टिविटी ऑफ कॉपर आयंस इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। काफ़ी इजी हो गया, एक्टिविटी की जगह हमें कंसंट्रेशन बोल दिया है कि आप ले सकते हैं। एफ की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। तो देखते हैं अब इसे कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, हमने आपसे कहा था स्टेप 1 क्या है कि रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है आपको इलेक्ट्रोड की। कॉपर सल्फेट है यानी कॉपर 2+, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ही तो कॉपर बनेगा, यही है ऑक्सीडाइज स्टेट, प्लस में एन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड स्टेट बन गया। देखो जो हमने स्टेप 1 में लिखा है, यहाँ पर N2 है लिख गया। नेक्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 प्लस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग ऑफ कॉपर 2+ डिवाइडेड बाय कॉपर। यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि प्रोडक्ट में कॉपर है डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ कर दिया, नहीं, हमने बोला ऊपर ऑक्सीडाइज स्टेट आएगी। अगर आप इसे लिखते हैं ऊपर रिड्यूस स्टेट को, तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स हो गया। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, एक चीज़ याद रखो बस, कि ऊपर ऑक्सीडाइज आएगा, यहाँ पर प्लस होगा फॉर्मूले में। नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग टू द बेस 10 करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सॉलिड की 1 लेते हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब रखो वैल्यू, E0 हमें गिवन है सेल का 0.34 वोल्ट, 2.303 आर भी गिवन है, जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर भी गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम। अब देखो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, पर केल्विन है, मोल से मोल कैंसिल हो गया क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास यूनिट क्या, जूल बाय कूलम। जूल बाय कूलम होता है वोल्ट, यहाँ पर भी वोल्ट है, वोल्ट में वोल्ट ही है ऐड होगा, तो यहाँ पर इसे करके आए कैलकुलेशन -0.0296 वोल्ट, ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3104 वोल्ट। क्लियर, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल करना था। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ऑफ सेल रिएक्शन। कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला आपको है E0 सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी एट 298 केल्विन है। ये एन क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इन्वॉल्व है सेल रिएक्शन में, के क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेल रिएक्शन का, केसी कर लीजिएगा यहाँ पर। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी। एग्जाम्पल देखिएगा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन आपके पास गिवन है, E0 सेल आपके पास गिवन है, हमें पता है E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। अब देखो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना होगा, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। कैडमियम 2+ से कैडमियम कैसे बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, यानी सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2। ये चीज़ें अब यहाँ पर अंडरस्टूड है, ये मत देखना कि हमें N नहीं गिवन है, N2 है, E0 सेल गिवन है। रखो वैल्यू E0 सेल
0.36 वोल्ट, 0.0591 N2 हो गया। log Kc हमें कैलकुलेट करना है। log Kc यहाँ पर आया, इसको हम इधर ले गए, 0.36 वोल्ट इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.0591 कैलकुलेट कर आया 12.1827। Kc log को उधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग होगा, इसे कैलकुलेट करके आएगा 1.52 इंटू 10 की पावर 12। इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है अगर मन में कि सर ऐसे कैलकुलेशन कैसे होंगे। देखो, या तो आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा, अगर नहीं अलाउड होगा तो ऐसी कैलकुलेशन गिवन रहेंगी जो आप करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये याद कर लो। log 2 की वैल्यू नियरली 0.3, log टू द बेस 10 है, ln नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। log 3 की 0.5 नियर अबाउट है ये, इससे हम आंसर तक कुछ तो पहुँचेंगे। log 4 की 0.6, log 10 की हमारे पास हो गई वैल्यू 1, 10 टू द बेस 10, और log 1 हमारे पास होता है 0। तो ये आपको हेल्प करेंगी कैलकुलेशन में। तो ये हमारे पास बात हो गई नस्ट इक्वेशन की। आई थिंक अब आप इजीली हैंडल कर लेंगे नस्ट इक्वेशन को, या उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस है वहाँ से अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आ रहा है। तो चलिए आज हम इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और अपने क्लासमेट्स के साथ भी लेक्चर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।